खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में, कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजे इंग्लिश विथ आरवी सर में। आपका ये चैप्टर आज है। इस चैप्टर से लगभग कोई भी शिक्षक का एक जो भर्ती परीक्षा है बिना इसके अधूरा है। इससे क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और हम लोग आज चर्चा करते हैं। चर्चा क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आरटीई 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो देखते हैं इसमें क्या है, हम लोग को जानना क्या है आरटीई 2009। तो आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, समझेंगे इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझेंगे। सबसे पहले कि 12 दिसंबर 2002 को संविधान का आप याद रखेंगे, जो हमारे संविधान है उसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। और उस संशोधन के तहत क्या किया गया कि जिसके तहत आर्टिकल अनुच्छेद 21A, तो आप ये भी रखेंगे याद, 21A के भाग 3 के अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। यानी 2009 से पहले हमारे देश में शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया था। अब मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर ये मौलिक अधिकार होता क्या है। थोड़ा हम ज्यादा उसके डिटेल्स में नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन इस चीज को आप जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो आप जानिए कि जो 2009 में जो रूल आया आरटीई एक्ट 2009, उसका जो पृष्ठभूमि तैयार किया गया वो 2002 को किया गया और हमारे कानून में संशोधन किया गया। और वो कानून का कौन सा संशोधन था, तो 86वां संशोधन, जिसके अंतर्गत आर्टिकल या अनुच्छेद 21 के भाग 3 के अंतर्गत हमारे यहाँ शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। चलिए, आशा करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट में मौलिक अधिकार क्या है। यही चीज हम लोग को जानना था, क्योंकि मौलिक अधिकार की बात हो गया। तो मौलिक अधिकार क्या है और कितने हैं। हम मौलिक अधिकार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मौलिक अधिकार का चर्चा आगे हम लोग कर चुके हैं। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद कितना से कितना है विद्यार्थी, 12 से 35 में वर्णित है। भारतीय नागरिकों का प्रदान किया गया है। ये जो मौलिक अधिकार है हम सब भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। ये हमारे संविधान के अनुसार हम लोग को दिया गया है। और ये अधिकार जो है समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं, और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब मौलिक अधिकार का मतलब ये समझेंगे कि एक ऐसा अधिकार जिसको सरकार भी हम पर उस पे नहीं रख सकता है, मतलब उस अधिकार को नहीं छीन सकता है। मौलिक अधिकार उस अधिकार को कहते हैं कि जो सरकार हमसे नहीं ले सके। मतलब हर नागरिक को, भारत के संविधान में लिखा गया है, प्रत्येक नागरिक को मौलिकता का अधिकार दिया गया है, जिसको उससे कोई नहीं छीन सकता है, इवन उसके माता पिता भी नहीं। आप देखते होंगे कि कभी कभी गांव ग्रामीण इलाका में है तो लोग में उतना जागरूकता नहीं है, वो अपने बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और वो बच्ची पढ़ना चाहती है तो वो अनुसार वो क्या करेगी, अगर उसको गार्जियन बोलेंगे कि तुम पढ़ाई छोड़ दो तो वो दौड़े दौड़े थाना में चली जाएगी, कंप्लेन कर देगी, कोर्ट में जाएगी कि हमको माता पिता नहीं पढ़ने देते हैं। तो ये मौलिक अधिकार में शामिल हो गया, इसलिए आप रोक नहीं सकते हैं। और उसका जो रक्षा करेगा कानून करेगा और कहेगा कि नहीं, अगर ये पढ़ना चाहती है तो इसको पढ़ने दिया जाए। अक्सर घटनाएं ऐसा हम लोग देखते हैं कि हमारे माता पिता जबरदस्ती शादी विवाह करना चाह रहे हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो कानून के द्वारा ये बनाया गया है, मौलिक अधिकार में शामिल है, उससे कोई नहीं रोक सकता है। मतलब एक ऐसा अधिकार जिसको हमसे कोई नहीं छीन सकता है, इवन गवर्नमेंट भी नहीं। अगर गवर्नमेंट छीनने का प्रयास भी करती है तो उसका रक्षा करने के लिए कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय का हम दरवाजा खटखटाएंगे कि सर मेरे मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है, और इस सर्वोच्च न्यायालय उस पर प्रहरी के रूप में आएगा, बोलेगा कि आप गलत कर रहे हैं, आप इनके मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं
नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। चलिए, तो मौलिक अधिकार फिलहाल जो हमारे पास है वो कितना है, 6 है। राइट टू इक्वलिटी, इसमें देखिए राइट टू इक्वलिटी मतलब आर्टिकल कितना है, सॉरी हाँ, राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, और जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। फिर है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको आर्टिकल अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार की अगर बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, देखिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो हमको मिला, इसी का हम लोग आज पढ़ रहे हैं, RTE 2009, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 22 में। तो ये हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार 6 हैं। और मैं मौलिक अधिकार की इस वीडियो में बात नहीं कर रहा था, आगे की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, इसीलिए मैं इसके बारे में बता दी आपको कि मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमको से कोई नहीं छीन सकता है, एक नागरिक को, और वो हमें भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, और वही हमारी गरिमा है। चलिए आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं, आ रहे हैं, बात कर रहे हैं राइट टू फ्री एजुकेशन। चलिए अब देखिए, भारत में जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, अब ऐसा नहीं है कि भारत दुनिया का पहला देश है जहां पे शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन बहुत पीछे हैं हम लोग। भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल करने वाला दुनिया का 135वां देश भारत बना। सोच लीजिए, यानी 134 देश ऑलरेडी शिक्षा को फ्री कर चुका था। कितना पीछे हम लोग हैं। तो भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल करने वाला दुनिया का कितना देश बना, 135वां देश बना। अगर ये चीज आपको प्रश्न में आ जाए कि शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल करने वाला दुनिया का कौन सा देश भारत है, कब का लागू किया गया, तो आप याद रखेंगे कि 135वां देश भारत बना। और भारत में सबसे पहले जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लागू किया गया वो किस स्टेट में किया गया, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। किस में लागू किया गया, आंध्र प्रदेश में। इसके अधीन जम्मू और कश्मीर नहीं आता था, कि इसके अधीन जम्मू और कश्मीर नहीं आता था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था, कुछ उसका अपना अधिकार था, लेकिन वो भी अब इसमें आ जाएगा। 2019 में भारत के केंद्र शासित प्रदेश में इसकी पुनर्गठन के बाद अब यह जम्मू और कश्मीर में भी लागू हो गया। मतलब भारत में 2019 में आप देखेंगे कि आर्टिकल 370 को हटाया गया, और अब वो भी एक भारत का केंद्र शासित राज्य हो गया, तो अब राइट टू एजुकेशन वहां भी लागू हो गया, जो एक अच्छी बात है। वहां के लोगों को भी फ्री एजुकेशन मिलेगा, और कश्मीर है और तरक्की करेगा। RT एक्ट 2009, कोई भी बात वैदिक पाठशाला, मदरसा या ऐसे संस्थान जो धर्म से जुड़ी कोई शिक्षा प्रदान कर रहा, उन पर लागू नहीं होता था। मदरसा हो गया या धर्म से शिक्षा जो भी लागू, जो पढ़ा रहे थे उस पे ये लागू नहीं होता था। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब इसकी जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे आर्टिकल का नाम क्या है, तो आर्टिकल का नाम है RTE 2009, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और RTE एक्ट 2009, इसको फुल फॉर्म क्या है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। RTE एक्ट लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, तो भारत सरकार द्वारा लाया गया। कहां, किसके द्वारा लाया गया, भारत सरकार द्वारा लाया गया। फिर कह रहा है कि कैबिनेट द्वारा बिल को मंजूरी, इसमें डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट बड़ा मायने रखता है, और इसमें कुछ 4-5 डेट्स हम लोग को है जो एकदम बिल्कुल याद रखना चाहिए। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर गड़बड़ हम आंसर कर देंगे। तो कैबिनेट द्वारा बिल को मंजूरी दिया गया,
2 जुलाई 2009 को कैबिनेट में इसके बिल को मंजूरी दिया गया। कब? 2 जुलाई 2009 को। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि आरटीई 2009 को कैबिनेट के द्वारा बिल की मंजूरी कब दी गई, तो आप याद रखेंगे 2 जुलाई 2009 को। फिर राज्यसभा को विधेयक पारित किया गया, फिर राज्यसभा ने इसके विधेयक पारित किया गया, यानी राज्यसभा से ये कब पारित हुआ, तो ये 20 जुलाई 2009 को। ये डेट याद रखेंगे, 2 जुलाई 2009 को, फिर 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। जब राज्यसभा के बाद फिर ये बिल कहां जाएगा? लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। और राज्यसभा के बारे में एक चीज जानिए, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। फिर लोकसभा ने विधेयक को पारित किया। लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ, 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। क्लियर? आगे देखेंगे। फिर कह रहा है कि इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कब हुई और कानून के रूप में अधिसूचित किया गया। तो राष्ट्रपति को, इससे राष्ट्रपति का मुहर लग गया 26 अगस्त 2009 को, राष्ट्रपति से लग गया मुहर। फिर कह रहा है कि गजट में प्रकाशित किया गया। गजट में प्रकाशित कब हो गया? 27 अगस्त 2009 को। और भारत में यह कानून लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, क्योंकि जो एक्ट आया वो 2009 में आया और लागू हुआ 2010 में। तो इस एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है कि बच्चा के मन में कंफ्यूजन हो जाए। और 2009 रहेगा, 2009 रहेगा और आप मार देंगे 2009, गलत हो गया। लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल समझ रहे हैं ना? मूर्ख दिवस, मूर्ख बनाया गया हम लोग, नहीं ऐसा बात नहीं है। तो अब ऐसा इसलिए है, अब देखते हैं हम लोग का जो सेशन चलता है वो सेशन चलता है 1 अप्रैल 2010 से। तो यही 2010 से ये लागू हुआ। तो एक बार फिर फ्लैशबैक हम लोग इसके घटनाक्रम को देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहीं पे था। देखिए, आर्टिकल का नाम आरटी 2009, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आरटी एक्ट लाया गया भारत सरकार द्वारा, कैबिनेट द्वारा बिल को मंजूरी हो गया 2 जुलाई 2009 को, राज्यसभा में 20 जुलाई से, लोकसभा में 4 अगस्त को। ये डेट आप याद रखेंगे। और राष्ट्रपति से इसको स्वीकृति मिल गई 26 अगस्त 2009 को और 27 अगस्त को गजट में प्रकाशित हो गया और ये नियम बन गया। फिर भारत में यह कानून लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 से। और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। भारत के इतिहास में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक भाषण द्वारा इस कानून को लागू कर दिया गया। संबंधित विभाग है, किस विभाग से है? तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी से। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर है शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के लाभार्थी कौन है? तो 6 से 14 वर्ष के गरीब आरक्षित बच्चे, मतलब हाँ, इसका जो लाभार्थी कौन है? तो 6 से 14 वर्ष के देश के गरीब अशिक्षित बच्चे, दिव्यांग के लिए आयु 6 से 18 हो जाता है। इसमें यह व्यवस्था किया गया कि कोई भी बच्चा है जो गरीब है या किसी भी प्रकार का है, गरीब अमीर उससे कोई मायने नहीं रखता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चा को फ्री में एजुकेशन आपको देना ही देना है। जो समर्थ है वो तो पढ़ ही रहा है, असमर्थ के लिए विशेष सुविधा किया गया था। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चा को एकदम आपको हर हाल में शिक्षा देना है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और दिव्यांग के लिए ये आयु, दिव्यांग के लिए 6 से 18 हो जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि दिव्यांग के लिए कितना था। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए 6 से 18 वर्ष, और जो सामान्य विद्यार्थी है उसके लिए 6 से 14 वर्ष। उद्देश्य क्या था इस बजट को लाने के लिए, इस एक्ट को लाने का उद्देश्य ये था कि देश के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना और उन्हें शिक्षित करना। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, देखते रहिए। आरटीई एक्ट 2009 में 7 अध्याय है और 38 धाराएं हैं। ये भी आपको याद रखना है कि आरटीई एक्ट जो 2009 है, इसमें टोटल चैप्टर कितना है? इसमें जो टोटल चैप्टर है वो कितना है? तो 7 है। और जो आर्टिकल सेक्शंस है वो कितना है? 38 है।
तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आरटीई एक्ट जो है उसमें टोटल धाराएं कितना है, सेक्शंस कितना है और टोटल चैप्टर्स कितना है। तो याद रखिएगा कि चैप्टर 7 है और धारा कितना है, 38। आरटीई एक्ट 2009 के 7 अध्याय कौन कौन से हैं? तो पहला अध्याय है प्रारंभिक, इसमें सभी बात किया गया है कि किस प्रकार से बच्चा को फ्री एजुकेशन देना है। अध्याय 2 है बालक का शिक्षा का अधिकार है। अध्याय 3 में बात किया गया है समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार माता पिता के कर्तव्य की बात किया गया है। फिर अध्याय 4 में है कि विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य कर्तव्य एवं अधिकार। अध्याय 5 में है प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम। अध्याय 6 में है शिक्षा अधिकार का संरक्षण और अध्याय 7 में है प्रीकरण विस्तार। तो ये आपके 7 चैप्टर्स हो गए। अब आते हैं इनके जो सेक्शंस हैं, कुल 38 अनुच्छेद है जो इस प्रकार से है। कुछ अनुच्छेद जो हम लोग को याद भी रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 38 में क्या क्या है जो देख लेते हैं एक नजर में। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पहला में कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी 2009 में आपको ये लागू हुआ और कह रहा है कि आपको निःशुल्क शिक्षा देना है। उपधाराओं का उल्लेख है। बालक का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 3 में वर्णन है। 4 में है प्रवेश नहीं दिए गए बच्चे को या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए उप प्रबंधन का काम करना है। और अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण, अब आपसे पूछेगा किसी बच्चा को आप टीसी दे रहे हैं, किसी बच्चा को आप टीसी दे रहे हैं तो कौन सा धारा में है जिसमें आप टीसी देने से नहीं रोक सकते हैं किसी विद्यार्थी को। कोई विद्यार्थी आपके स्कूल में पढ़ रहा है और बोलेगा कि सर हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, दूसरा जगह जाना चाहते हैं, हमको टीसी दे दीजिए, तो आप नहीं रोक सकते हैं। आपको धारा 5 में वर्णित है। आपको हर हाल में उसको टीसी देना है कि दूसरे विद्यालय में वो पढ़ सके। फिर देखेंगे 6 में क्या है, 3 वर्ष के भीतर बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा, निर्धारित सीमा में विद्यालय तैयार होना चाहिए। फिर है केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने और विधियों उपलब्ध कराएंगे, निधियां उपलब्ध कराएंगे। समुचित सरकार के कर्तव्य है, स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य है। इसमें 10 में है माता पिता के कर्तव्य। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि किस सेक्शंस में माता पिता के कर्तव्य को बात किया गया है। तो सेक्शन 10 में समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था, ये सब आपकी कुछ महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे दुर्लभ एवं अलाभित समूह के लिए नजदीकी निजी विद्यालय में 25% आरक्षण दिया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई गरीब बच्चा है ना, तो ये जो जितना भी बड़ा बड़ा स्कूल चल रहा है, जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, उसमें सरकार व्यवस्था किया कि 25% बच्चा को आपको फ्री में पढ़ाना है जो गरीब का बच्चा होगा। कितना बच्चा, तो ये आपको पूछ देता है एग्जाम में कि किस सेक्शन के अंतर्गत व्यवस्था किया गया है। तो सेक्शन आप याद रखेंगे 12। सेक्शन 12 के अंतर्गत ये व्यवस्था रखा गया है कि कोई गरीब बच्चा है वो निजी विद्यालय में पढ़ेगा और सभी निजी विद्यालय में इसका लागू भी करना है। अगर कोई लागू नहीं करता है तो उसकी संबद्धता को भी समाप्त किया जा सकता है, एफिलिएशन समाप्त हो जाएगा, उस पर फाइन लगेगा। ये सारा नियम का व्यवस्था किया गया है। हम देखते हैं आगे क्या क्या है। प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति 30 अनुवीक्षिक प्रक्रिया ना होना, प्रवेश धरना आयु, बालक प्रारंभ में या निहित समय 6 माह तक कभी प्रवेश ले सकता है, कभी भी प्रवेश ले सकता है। विद्यालय में किसी के द्वारा भी बच्चों को किसी भी कक्षा में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा और नहीं बच्चे को निकाला जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आर्टिकल 16 में वर्णित है कि आप बच्चा को स्कूल से उसके फी नहीं जुट रहा है इसके लिए नहीं आप निकाल सकते हैं और नहीं आप एडमिशन लेने से उसको मना भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये एक्ट था, इसमें बहुत अच्छे प्रावधान थे जो हमारे शिक्षा को आगे ले जाने के लिए बनाया गया था। बच्चों के शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध है। हाँ, ये आर्टिकल 17 में सेक्शन में कि बच्चा को आप मारपीट नहीं सकते हैं, नहीं, अधिकार को छीन लिया गया, बच्चा को फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि बच्चों के शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध किया गया। धारा कितना 17 में। मान्यता प्रमाण पत्र के लिए बिना किसी विद्यालय का स्थापित किया जाना, कि अगर बिना आपको मान्यता नहीं मिला है तो आप स्कूल को नहीं चला सकते हैं।
बिना एफिलिएशन लिया स्कूल नहीं चला सकते हैं। 18 में वर्णन है। 19 में विद्यालय के मानक अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय समिति का गठन करेगा जिसमें 75% या फिर 3/4 संरक्षक तथा 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास योजना बनाएगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता और शर्तें कितना में वर्णित है? 23 में। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना 24 में। शिक्षक के ड्यूटी आप पूछ देगा कि शिक्षक का कर्तव्य का वर्णन किस धारा में है, तो याद रखना है 24 में। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को एग्जाम में आते रहता है, उसको जरूर याद रखना है कि 24 में वर्णित है। फिर छात्र शिक्षक का अनुपात 25 में। शिक्षकों के खाली पदों को भरना ये आर्टिकल 26 में। अगर शिक्षक के पद है खाली तो उसको भरना ही भरना है। अभी देखिए बिहार में शिक्षक के पद खाली है तो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगाया गया था कि जल्दी शिक्षक के पद को भरिए। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार बोलेगा कि हम नहीं भरेंगे, मेरी मर्जी है, नहीं, ये आपको बना हुआ है कि आपको शिक्षक को खाली पद जो है उसको भरना ही भरना है। शिक्षकों को मतलब जनगणना, आपदा राहत, चुनावी प्रक्रिया अलावा किसी गैर परियोजना के लिए जो नहीं किया जाएगा। जो हम लोग जानते हैं कि शिक्षक को चुनाव में लगा दिया जाता है, जनगणना में लगा दिया जाता है, जबकि आरटी एक्ट 2009 कहता है कि आप शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा सकते हैं। याद रखेंगे धारा 27 कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा सकते हैं। जनगणना, चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाना। शिक्षक का काम है पढ़ाना, लेकिन सरकार करवाती है, ये भी बात सत्य है। लेकिन नहीं, ये नियम कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। वैसे करने से विद्यार्थी का पढ़ाई बाधित होता है। प्राइवेट ट्यूशन का शिक्षण नहीं करेगा, ये भी चीज है। देखिए नियम दोनों तरफ से तोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है पहले गवर्नमेंट तोड़ रही है, गवर्नमेंट हमारे धज्जी उड़ा रही है। आरटी एक्ट 2009 का बोल रहा है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाना है, पढ़ाई लिखाई वाले ही काम में लगाना है, तो हमको लगा रहे हैं। फिर अगले ही चैप्टर में वर्णन किया गया है कि जो गवर्नमेंट टीचर होंगे वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं, वो पढ़ा रहे हैं। जब आप नियम तोड़ेंगे तो हम भी नियम तोड़ेंगे, ऐसा ही हो रहा है, आप देख भी रहे हैं। तो प्राइवेट ट्यूशन का शिक्षण नहीं करेगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, परीक्षण समापन, प्रमाण पत्र सब है। बच्चों के शिक्षा का अधिकार को मॉनिटर करना, शिकायतों को दूर करना 3 महीने के अंदर अंदर, जो भी बच्चा को शिकायत आ रहा है एजुकेशन से रिलेटेड उसको दूर करना। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, हाँ ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा किस में आता है, तो याद रखेंगे 33 में। राज्य सलाहकार परिषद निर्देश जारी करने की शक्ति, अभियोजना के लिए पूर्व मंजूरी, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संस्थान और समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो ये टोटल 38 थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट और हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना जरूरी नहीं है। इसमें चैप्टर 4 में कुछ इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लोग 38 देख रहे थे, चैप्टर जो देख रहे थे 7, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? चैप्टर 4 में शिक्षक की बात किया गया है। अब आपसे पूछे कि किस में बात किया गया है शिक्षक का, तो चैप्टर 4 में बात किया गया। आर्टिकल 51A के में यह बताया गया है कि माता पिता अभिभावक का कर्तव्य, अब माता पिता अभिभावक की कर्तव्य की बात करेगा तो आप याद रखेंगे 51A के में बताया गया है। और वो बताया गया है जिसमें यह कहा गया है कि बच्चा को एलिमेंट्री स्कूल में एडमिशन करवाना अभिभावक का कर्तव्य है। प्राथमिक विद्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन करवाना ये गार्जियन का कर्तव्य है, और ये किसमें वर्णित है? 51A के में। आरटीई का ऑफिशियल नाम द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अगर पूछे आरटीई का ऑफिशियल नाम क्या है, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। चलिए आगे बढ़ा जाए, फिर देखेंगे आर्टिकल 12 में क्या कहा गया आरटीई में कि 2009 के अनुसार सभी निजी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों का राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए आरक्षित की जाती है।
ये चीज तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम फिर से बता रहे हैं, उसमें हम टोटल बता दिए, फिर जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, जब आप देखते हैं तो एक वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। और अगर स्किप करके देखते हैं तो और वीडियो देखने की जरूरत पड़ जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आप इसको देखेंगे, और चैनल पे पहली बार हैं तो आप लाइक भी कर दिए, शेयर, क्योंकि यही जो हम लोग का कमाई है, आपका एक लाइक हमको हिम्मत देगा। हम कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे आपको, और स्टेट के विद्यार्थियों के लिए बनाएंगे, इंग्लिश पेपर का और फिर जो एक जनरल पेपर है, दोनों के लिए। आर्टिकल 13, यदि कोई व्यक्ति या स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मुफ्त शिक्षा देने के स्थान पर बच्चों से फीस मांगता है, तो इस स्थिति में विद्यालय से 10 गुना फीस वसूली जाएगी। कितना बड़ा मतलब दंड लगाया जाएगा, और विद्यालय की मान्यता को भी समाप्त किया जाएगा। अगर ये 25% नहीं देता है तो 25% सभी स्कूल को देना है, चाहे जितना भी है। पटना में आप बड़ा बड़ा स्कूल देख रहे हैं, दिल्ली में बड़ा बड़ा स्कूल देख रहे हैं, सबको 25% देना है, अनिवार्य है, और देता भी है। अगर नहीं देगा तो उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। और देख ही रहे कि फीस से 10 गुना ज्यादा उससे वसूला जाएगा। फीस से कितना गुना ज्यादा वसूला जाएगा? 10 गुना ज्यादा वसूला जाएगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, अगर जन्म प्रमाण नहीं है होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हम आपको एडमिशन नहीं ले सकते हैं, नहीं, आपको लेना ही लेना है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, एडमिशन का एक समय होता है, एडमिशन का एक टाइम होता है, निकाला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें आपको उसका एडमिशन क्या करना है? ले लेना है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? स्टूडेंट को न तो क्लास में रोका जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। मतलब आप पढ़ाते रहिए, फ्री फेल करने वाला कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आर्टिकल 70 क्या कहता है? शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को निषेध करता है। निषेध करता है मतलब मना करता है, बच्चा को मारना पीटना नहीं है, बच्चा को मारना पीटना नहीं है। जैसे पढ़े उसको पढ़ाना है, प्यार से दुलार से समझा कर, बाबू भैया सोना बोलकर पढ़ाना है। समझ गए ना? अब देखो आगे, आर्टिकल 24 शिक्षक के कर्तव्य की बात करता है कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ टीचर। आर्टिकल 70 कहता है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका अपना अधिकार है कि आपको गैर शैक्षणिक कार्य में गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है, लेकिन हमारे खंडन किया जाता है, लगा देता है। आर्टिकल 28 कहता है कि शिक्षक को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। चलिए, आप नियम तोड़ रहे हैं तो हम भी तोड़ रहे हैं, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में छात्र तथा शिक्षक का अनुपात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। प्राथमिक में 30:1 है, प्राथमिक में 30:1 है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र तथा शिक्षक का अनुपात 30:1, यानी 30 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक रहना जरूरी है। और इसी से पता चलता है कि यहाँ और टीचर की आवश्यकता है। अगर 35 हो गया तो और टीचर की आवश्यकता पड़ जाएगा। आरटी 2009 के अनुसार अपर प्राथमिक स्तर पर, ये तो प्राथमिक पर था 30:1, लेकिन जब अपर प्राथमिक स्तर पर जाते हैं तो 35:1 हो जाता है। और कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो गया, मतलब कोई विद्यालय है जहां पे 200 से अधिक विद्यार्थी हो गया, तो वहां पे शिक्षक का रेशियो बदल कर हो जाता है 40:1 हो जाता है। क्लियर? पहले 30:1 प्राथमिक पे, अपर प्राथमिक पे 35:1 हो गया। विद्यार्थी में नामांकन अगर 200 हो गया तो फिर अनुपात बढ़ गया, 40:1 हो गया, 40:1 हो गया। नंबर ऑफ टीचर्स फॉर क्लास 1 to 5, एक चीज देख लेंगे कि नंबर ऑफ टीचर्स, विद्यार्थी शिक्षकों की संख्या 1 से 5 तक क्या होना चाहिए? अगर 30 बच्चा है तो 1 टीचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 टीचर होना चाहिए। अगर 60 बच्चा है तो कितना टीचर होना चाहिए? 2 टीचर होना चाहिए। 61 से 90, 61 से 90 चिल्ड्रेन पर 3 टीचर होना चाहिए। और 91 से 120 हो गया तो 4 टीचर्स होना चाहिए। अगर 121 से 50 चिल्ड्रेन है इनरोल उस विद्यालय में तो 5 टीचर और 1 हेड टीचर होना चाहिए। 5 टीचर और 1 हेड टीचर होना चाहिए। चलिए, ये था
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे देखेंगे फिर। हाँ, अब कितना प्राइमरी स्तर पे घंटा कार्य करना है, तो RTE 2009 ये कहता है कि शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितना काम करना है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछता भी है। तो न्यूनतम काम करना है 45 घंटा एक सप्ताह में, कम से कम कितना, तो 45 आवर्स आपको काम करना ही करना है। फिर कह रहा है कि शिक्षक प्राइमरी स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटा, अब कार्य दिवस कितना होगा, तो 800 घंटा। कितना, 800 घंटा या 200 दिन पूरे साल में। एक साल में कम से कम इतना तो आपको करना ही करना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है, प्राइमरी स्तर पर है 800 घंटा 200 दिन। अब फिर यही अगर हम अपर प्राइमरी में जाएंगे तो बढ़ जाएगा, 1000 घंटा हो जाएगा और 220 दिन हो जाएगा। 1000 घंटा हो जाएगा और 220 दिन हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि प्राइमरी स्तर पर कितना काम करना है एक सप्ताह में, तो 45 घंटा काम करना है। एक साल में कितना काम करना है घंटा में, तो 800 घंटा, और दिन में बात करेंगे तो 200 दिन। फिर कह रहा है कि अपर प्राइमरी में जाएंगे तो इसकी मतलब बढ़ जाएगा, घंटा टोटल हो जाएगा 1000 और कार्य दिवस हो जाएगा 220, गुना करेंगे 45 से तो उसी के अनुसार से वे तैयार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि कक्षा 8 तक के बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता है, मतलब आप फेल नहीं कर सकते, उसको पास करते जाइए, पास करते जाइए, आप निष्कासित नहीं कर सकते हैं। फिर प्राथमिक विद्यालय की दूरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितना होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर होना चाहिए घर से। जो प्राथमिक विद्यालय की दूरी होना चाहिए बच्चा को घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। अपर प्राइमरी पर विद्यालय की दूरी कम तो 3 किलोमीटर, अपर प्राइमरी पर 3 किलोमीटर, और जो प्राइमरी है उसमें कितना होना चाहिए, तो उसमें होना चाहिए आपका 3 किलो, प्राइमरी में 1 किलोमीटर, अपर प्राइमरी में 3 किलोमीटर होगा। फिर देखें, एक आपको गठन करना है, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष अभिभावक होगा। तो ये चीज स्कूल में एक संगठन गठित करना है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और उसका अध्यक्ष कौन होते हैं, अभिभावक होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो हेड होता है वो कौन होता है, अभिभावक होता है। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय के प्रबंधन समिति का होगा। विकास में अनुदान आएगा, खर्च होगा, इस सब एक विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है जिसका अध्यक्ष अभिभावक होते हैं, उसका जिम्मेदारी है। RTE 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। समावेशी शिक्षा कहने का मतलब हो गया शिक्षा सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि आप भेदभाव के साथ पढ़ा सकते हैं, अगर कोई विकलांग बच्चा भी है उसको भी आप उसी क्लास में पढ़ाइए, गरीब बच्चा है उसको भी उसी में पढ़ाइए, किसी धर्म का हो किसी भी जाति का हो। समावेशी मतलब शिक्षा सबके लिए बराबर, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है कि आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चा है उसको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाइए, उसके साथ भेदभाव नहीं करिए। RTE 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास लागू करना का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। हाँ, जो अध्यापक के प्रशिक्षण है, जैसे BEd हम लोग करते हैं, DLED करते हैं, टीचर ट्रेनिंग करते हैं, ये सब किसके अधीन होगा, तो केंद्र सरकार के अधीन होगा, ये याद रखना है। फैसिलिटी क्या होना चाहिए, तो कम से कम प्रत्येक टीचर के लिए एक क्लासरूम एक ही टीचर पढ़ा सकते हैं। एक हेड टीचर के लिए ऑफिस होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज, जो गर्ल्स है बॉयज है उस सब विद्यार्थी के लिए एक सेपरेट टॉयलेट रूम होना चाहिए। एक किचन जहां पर मिड डे मील बनता है, मिड डे मील याद रखेंगे 1995 से ही लागू है, मध्याह्न भोजन, तो एक किचन भी होना चाहिए। एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए, सुरक्षित और पर्याप्त पेय पदार्थ की सुविधा होना चाहिए, मतलब अच्छे ढंग से, और एक लाइब्रेरी जो जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, स्टोरी ये सब होना चाहिए। तो ये RTE 2009 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखें। अब इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
आरटीई एक्ट 2009 कैबिनेट द्वारा बिल की मंजूरी कब दी गई? अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो आपको आंसर मालूम होगा कि कैबिनेट द्वारा बिल की मंजूरी इसको कब मिला था, तो 2 जुलाई 2009 को मिला था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2 जुलाई 2009 को। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरटीई एक्ट 2009 राज्यसभा में कब पारित किया गया? चलिए, तो आपको याद है जब 2 जुलाई में उधर हुआ था, इधर आपको जो राइट आंसर है वो बी, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में बोल रहा है। और जो बिल कैबिनेट में मंजूरी हुआ था वो 2 जुलाई हुआ था, राज्यसभा में पारित हो गया था कब? तो 20 जुलाई 2009 को। आरटीई एक्ट 2009 लोकसभा ने विधेयक को कब पारित किया गया? राज्यसभा के बाद आया था बारी लोकसभा का, तो आपको याद होगा कि 4 अगस्त 2009 को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आरटीई एक्ट 2009 राष्ट्रपति को कब स्वीकृति प्राप्त हुई थी और कानून के रूप में अधिसूचित कब किया गया था? राष्ट्रपति ने इस पर अपना मोहर कब लगाया था? तो राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाए थे 26 अगस्त 2009 को। 26 अगस्त 2009 को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर देखेंगे आरटीई एक्ट 2009 का गजट प्रकाशन कब किया गया? गजट में कब प्रकाशित हुआ? तो जब 26 अगस्त को राष्ट्रपति का मोहर लग गया था, तो 27 अगस्त को इसका गजट में तैयार भी हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 27 अगस्त 2009 को। अब आगे देखते हैं पूरे भारत में कब लागू हुआ? बताए थे 1 अप्रैल 2010 को। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? बी हो जाएगा। पूरे वीडियो को देख लेंगे ना, एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि आरटीई 2009 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, बीटेट का एग्जाम हो, एस्टेट का एग्जाम हो, इवन कोई केवीएस हो, एनबीओ से किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, सभी को आपको यहां से मिल जाएगा सॉल्यूशन। और अभी तो बिहार बीपीएससी की टीचर का बहाली आ रहा है, उसके लिए रामबाण है, आपसे 1 से 2 क्वेश्चन घुसाएगा ही घुसाएगा इससे। फिर कह रहा है कक्षा 8 में 100 बच्चों से अधिक होने पर छात्र का अनुपात निर्धारित किया गया। 100 से अधिक बच्चा होगा तो बताइए क्या था? तो 1 पर 35 था। 100 से अधिक 1 पर 35, जैसे ही 200 होगा तो 1 पर 40 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चा? बी हो जाएगा। आगे देखो, आगे आगे प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक का छात्र अनुपात निर्धारित किया गया। प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 से 30 था। प्राथमिक विद्यालय के लिए कितना था? 1 टीचर होना चाहिए कितने विद्यार्थी पे? 30 विद्यार्थी पे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के कार्य दिवस निर्धारित हैं। प्राथमिक विद्यालय में कितना कार्य करना है? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। प्राथमिक है, प्राथमिक है, प्राथमिक में आपको हम बताए थे कि कितना करना है, तो 200 दिन करना है। प्राथमिक में कितना करना है? 200 दिन करना है। और अपर प्राथमिक रहेगा तो 220 दिन हो जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार का गठन किया जाता है, आया था आरटीई एक्ट 2009 के किस धारा के अंतर्गत? राष्ट्रीय सलाहकार का गठन। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 33 धारा कितना? 33। आगे देखते हैं। बालक को तुरंत टीसी प्रदान किया जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये धारा 5 कहता था। धारा 5 में वर्णित है कि विद्यार्थी अगर आपके स्कूल छोड़कर जाना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र है, जा सकते हैं, आप नहीं उस पर रोक लगा सकते हैं। आगे देखेंगे आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितना होना चाहिए? 1 किलोमीटर होना चाहिए। अपर प्राइमरी रहेगा 3 किलोमीटर होगा। तो प्राथमिक विद्यालय की दूरी देखिएगा घर के पास ही लगभग रहता है, अब तो हर गांव में हो ही गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है कौन से धारा के अंतर्गत? एसएमसी या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ऑप्शन नंबर सी, धारा 21 के अंतर्गत। धारा 21 के अंतर्गत। आगे देखेंगे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा
12(1) के अनुसार दुर्लभ वर्ग एवं असुविधा समूह के बालकों को निजी विद्यालय के पहली प्रारंभिक कक्षा के कुल छात्र का 25% प्रवेश दिया जाता है। किस धारा के अंतर्गत? जिसमें व्यवस्था किया गया है कि आपको विद्यार्थी को फ्री में पढ़ाना है 25%, तो ये धारा आपका 12 में वर्णित है। धारा 12 में वर्णित है। अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे होंगे, स्किप नहीं किए होंगे, तो ये सारे फैक्ट्स क्लियर है, उसी से हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहले आप रिक्वेस्ट है कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना देखें, पहले आरटी एक्ट का पूरा जो पढ़ाया गया है उसको देख ले और उसके बाद ही इसको देखें, ज्यादा बेटर रहेगा। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटा की न्यूनतम संख्या कितना है? तो 45 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बताया हुआ चीज है। फिर कह रहा है कि कक्षा 6 से 8 तक कार्य दिवस तथा शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं। हाँ, 6 से 8 तक है, याद रखेंगे। तो 6 से 800 में आपका 6 से 8 में आपका हो जाएगा ये वाला 220 और 1000 दिन। 220 दिन करना है या 1000 घंटा कह सकते हैं। अगर यही रहता प्राइमरी में, तो प्राइमरी में वो कम जाता है, 200 रहता है और 800 रहता है। कक्षा 6 से 8 में जहां 100 से ऊपर बालक को प्रवेश दिया गया है, तो अंशकालिक शिक्षक कितना होगा? तो 100 से अधिक रहने पर आपको 35:3 हो जाता है। तो 35 या 75 से यानी 3 टीचर आपको देना होगा। कितना टीचर देना होगा? 3। नॉर्मल में 30 होता है, लेकिन जैसे 100 हो गया तो 35 आगे देखेंगे। तो शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान है, आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, आर्टिकल 28 कहता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 28 में वर्णित है कि आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने से क्या होगा कि आप गवर्नमेंट के स्कूल है उसको उतना समय नहीं दे पाएंगे, और हकीकत यही है। लेकिन ये भी प्रावधान है कि आप शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा सकते हैं, तो सरकार लगाती है और टीचर लोग भी पढ़ाते हैं। धारा 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक का अनुपात कितने वर्ष के अंदर में लागू होना चाहिए? तो 3 वर्ष के अंदर में लागू होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं और सेवा शर्त निर्धारित किया गया है। तो ये आपका आर्टिकल आ जाएगा बी, धारा 23 में वर्णित किया गया है कि शिक्षक के लिए नियुक्ति के लिए अर्हताएं क्या होगा, क्या उसका क्वालिफिकेशन होगा, सेवा शर्त क्या होगा, धारा 23 में वर्णन किया गया है। और भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किस बिल में की गई? तो याद रखेंगे गोखले में। ये क्वेश्चन का आप अलग से आ गया है, इसमें हम सॉल्यूशन आपको नहीं बताए थ्योरी में, याद रखना है गोखले में। फिर कह रहा है कि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावकों को यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। वो कौन सा? आर्टिकल 51, अनुच्छेद 45, 51, 21 और 41। 51 का होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आपके, और ये डिटेल में हम लोग इसका वर्णन किए। तो यदि आप शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और एक एक क्वेश्चन को नोट करें, एक एक पॉइंट को नोट करें। आशा करता हूं कि आपको आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे।